नंबर 9 स्टार्ट होता है। लेसन 7 कंप्लीट हो गया। लेसन 8 जो है आपका किसान जमींदार व राज्य सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। उससे नेक्स्ट लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन प्रोडक्शन, ये उसमें एक पहला टॉपिक है, यानी किस तरीके से हस्तलिपि तैयार की जाती थी। मुगल साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती थी, मुगल साम्राज्य में कौन कौन सी रस्में होती थी, खास तौर पे अकबर के शासनकाल के अंदर, शाहजहां के शासनकाल के अंदर, हुमायूं के शासनकाल में और बाबर के शासनकाल में। लेकिन यहाँ इस लेसन के अंदर फोकस किया जाएगा केवल अकबर के जीवन के अंदर कौन कौन सी शासन नीतियां लागू रही, किस किस तरह की बुक्स लिखी गई, किस किस तरह की कल्चर डेवलप हुई, उनके बारे में, उनके राज दरबार के नियमों के बारे में, उनके रिवाजों के बारे में, परंपराओं के बारे में हम जानेंगे। और ये लेसन भी, इसके अंदर हम 3 टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है हस्तलिपि तैयार करने का जो प्रोसेस था, जो प्रक्रिया थी, उसके अंदर अब क्या क्या होता था। ऑल मुगल बुक्स वर मैन्युस्क्रिप्ट्स, सभी तरह की जो बुक्स थी हस्तलिपि होती थी, हाथ से लिखी रहती थी, कोई भी प्रिंटेड नहीं थी, क्योंकि उस समय प्रिंटर डेवलप नहीं हो पाए थे या मशीनें नहीं थी। इन अदर वर्ड्स दे वर हैंड रिटन, वे हस्तलिपि होती थी, हाथ से लिखित होती थी। लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जिनकी लिखाई बहुत अच्छी होती थी, सुलेखक जो लोग होते थे, उन लोगों को इसमें इस्तेमाल किया गया था। एंड पेपर मेकर्स प्रिपेयर्ड द फोलियोज, सबसे पहले प्रोसेस होता था कि कागज जिसने तैयार किया है, कागज तैयार करने के बाद उसमें फोलियोज डालेगा, यानी उसपे जो पृष्ठ संख्या होती है वो पृष्ठ संख्या डालेगा। स्क्राइब्स कॉपीड द टेक्स्ट, और जो अच्छे हैंड राइटर होते हैं उनके जरिए, या हम कहें कैलीग्राफर्स जो होते हैं या स्क्राइब्स जो होते हैं, वो टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, यानी देख करके, कहीं दूसरी भाषा से उसे देख करके लिखेंगे। उसके बाद में गिल्डर्स इल्यूमिनेटेड द पेजेस, और गिल्डर्स का काम क्या होगा, उस पेज को सजाना होगा, उसमें मतलब और साज सज्जा, उसका बाउंड्री पे बैल बूटे वगैरह बनवाना, इस तरह का काम होता है, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट पेजेस में होता है। पेंटर्स हु इलस्ट्रेटेड सीन्स, अगर कहीं पर दृश्य वगैरह को अंकित करना है तो वो पेंटर्स का काम होता था, पेंटिंग से वो चित्र उसमें बनाए जाते थे। बुक्स बाइंडर्स सेट फोलियोज, उसके बाद जो बुक बाइंडर होता है, यानी जो पृष्ठ संख्या, सभी पृष्ठों को इकट्ठा कलेक्ट करके उसके अंदर उसको सेट करता था। ऑर्नामेंटल कवर, और उस पर बहुत ही सजावटी और दिखावटी, बहुत ही सुंदर कवर पेज उस पर लगाता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर प्रीशियस, मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत ही कीमती होती थी, क्योंकि उन्हीं की कॉपीज तैयार होती थी। अगर कोई भाषा, एक भाषा के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट है, दूसरी भाषा में वो चाहिए, तो उसको उसी से देख करके तैयार किया जाता था। जैसे कि फारसी भाषा में बहुत ज़्यादा मैटर इस दौरान लिखा गया, तो दूसरी और अरबी भाषा के अंदर भी लिखा गया, तो उसको ट्रांसलेशन करके किया गया, लेकिन फारसी मेन भाषा उस समय रही। इसके अंदर हमने पहले टॉपिक में मुगल साम्राज्य में पुस्तक बनाने की जो कला है, जो पुस्तक बनाने की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर कौन कौन से कदम उठाए जाते थे, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता था। जैसे पहली प्रक्रिया है, पेपर मेकर का काम होता था, पृष्ठ संख्या वगैरह अंकित करना। अच्छी लिखाई वाले जो लेखक, सुलेखक होते थे, वो गद्य को लिखते थे, देख करके लिखते थे, दूसरी बुक से या कहीं से भी मैटर को देख करके लिखते थे। गिल्डर्स का काम क्या होता था, विभिन्न पृष्ठों को सुंदर बनाना होता था या उस पर साज सज्जा का काम करना होता था। उसके बाद में पेंटर्स सभी तरह के जो भी चित्र वगैरह होते थे, उन चित्रों को बनाने का काम करते थे। और बुक बाइंडर्स का काम होता था फोलियोज को तैयार करना, और जो कवर पेज होते हैं उनको बहुत ही सुंदरता से उसको साज सज्जा लगाना। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर प्रेशियस, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हस्तलिपि होती थी बहुत ही कीमती होती थी, क्योंकि वो हाथ से लिखी रहती थी, बहुत ज्यादा मेहनत उन पे लगी होती थी। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आपका डेली रूटीन एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट। मुगल दरबार के अंदर डेली रूटीन की जो दैनिक जो दिनचर्या का काम होता था, उसके अंदर हमें इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज को फॉलो करते थे उस समय। इसके अंदर सबसे पहला है डिसिप्लिन इन कोर्ट, यानी दरबार के अंदर अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण था। वो शासक अपने ऊपर भी उसे निभाता था, और सभी मतलब
आपका डेली रूटीन एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद मुगल कोर्ट, मुगल दरबार के अंदर जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती थी उन गतिविधियों पे हम प्रकाश डालेंगे, जो रोजमर्रा की जो गतिविधियां होती थी। सबसे पहला जो गतिविधि थी डिसिप्लिन इन द कोर्ट, दरबार के अंदर अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण था। ये शासक अपने ऊपर भी उस चीज को, अनुशासन को पूरी तरह से अपने आप को भी उसमें बंधन में बांध के रखता था, और जितने भी दरबारी लोग होते थे, मंत्री लोग होते थे, उनको भी स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के अंदर रहना होता था। अगर कोई भी डिसिप्लिन तोड़ता था तो उसको पनिशमेंट एट दैट टाइम ही मिलता था, यानी उसी समय उसको पनिशमेंट दिया जाता था। तो डिसिप्लिन सबके लिए था। अगर शासक बाहर से आता है, दरबार में एंटर करता है, तो सभी लोगों को खड़े होकर के उसका सम्मान करना है, और जो उसके सबसे नज़दीकी लोग हैं, जिनका उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है, वो राज सिंहासन के बिल्कुल नज़दीक होंगे। जिनसे उतने बहुत अच्छी पहचान नहीं है या बहुत ज़्यादा महत्व उसका नहीं है, तो उसकी जो सिंहासन होगा वो उस दरबार के अंदर उस राजा के सिंहासन से दूरी पर स्थित होगा। इस तरह की व्यवस्था उसमें करते थे, और डिसिप्लिन सबके लिए मस्ट कंपल्सरी था, और इसके अंदर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाती थी। अगर कोई भी दरबारी या कोई भी मंत्री अगर डिसिप्लिन तोड़ने का काम करता था तो उसके साथ सख्ती दिखाई जाती थी। सेकंड में फॉर्म्स ऑफ एड्रेस एंड कोर्टेसीज, इसके अंदर अपने आप का जैसे एड्रेस करना बहुत जरूरी था। दरबार के अंदर जैसे ही उपस्थिति होती थी तो अपने बारे में बताना कि मैं उस विभाग का मंत्री हूँ, इस तरह की जानकारी देना बहुत जरूरी था। और कोर्ट के अंदर जितनी भी जो पॉलिसीज वहाँ पे लागू हैं, जो नीतियाँ वो लागू हैं, उन नीतियों का अनुपालन भी बहुत जरूरी था। यहाँ इसके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गलत मतलब वहाँ पे बोल नहीं सकता था, या अगर कोई एक व्यक्ति अपनी बात रख रहा है तो बीच में दूसरा व्यक्ति अपनी उसकी बात को नहीं काट सकता, इस तरह की बात भी उसमें थी। और अगर कोई ऐसा करता था तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाता था। नेक्स्ट है द फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन, यानी अभिवादन करने का तरीका। अभिवादन करने का तरीका साष्टांग प्रणाम भी होता था। साष्टांग प्रणाम ऐसा होता है जिसमें सीधे लेट करके और राजा के चरणों के अंदर अपना शीश नवाया जाता है, दोनों हाथ जोड़े जाते हैं। और दूसरी तरफ का इसके अंदर दो तरह की और एक्टिविटीज होती थी। सिजदा एक तरह का जैसे कंप्लीट जो प्रोस्ट्रेशन है उसको बोला जाता है, और उसके अंदर सिजदा में साष्टांग प्रणाम किया जाता है, नीचे मतलब सीधे लेटते हुए और सामने सिंहासन की तरफ या राजा की तरफ अपने हाथ करते हुए और हाथ जोड़े जाते हैं। 4 तस्लीम होता है कि जमीन को 4 बार अपने हृदय से लगाते हुए सम्मान से और अपने मस्तिष्क से लगाते हुए उसको छूते हैं, वो 4 तस्लीम कहलाता है। और 4 तस्लीम की शुरुआत और जमीन बोस की शुरुआत जो है ये शाहजहां के शासनकाल में, और सिजदा की शुरुआत है वो अकबर के शासनकाल में ही हो गई थी। यहाँ जमीन बोस है जमीन को चूमना, यानी एक तरह से वो भी दरबार का सम्मान व्यक्त करना या शाही शासक का सम्मान व्यक्त करना, वही उसको दिखाने के लिए जमीन बोस एक नई प्रथा, नई परंपरा शुरू की गई थी, और 4 तस्लीम भी नई परंपरा थी, शाहजहां के शासनकाल में स्टार्ट हो पाई। इसके बाद है आगे झरोखा दर्शन। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, ये अकबर ने शुरू की थी। ये झरोखा दर्शन होता क्या था? रोजाना अकबर अपनी बालकनी में पूर्व की तरफ जब सूर्योदय होता था, पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा होता था, और उसे देखने के लिए उसके आम जनता या प्रजा उसे देखने के लिए आती थी। उसके अंदर सभी पुलिस या जो भी कोई सैनिक है या जनता के अंदर से किसी भी जाति समूह के अंदर कोई भी व्यक्ति है, दरबारी है, मंत्री है, वो अपनी कंप्लेंट भी उसी समय बुला सकते थे। तो ये मतलब उस शिकायत को उसके सामने दर्ज कर सकते थे। ये झरोखा दर्शन था, और उसके इस तरीके का मतलब ये दिखाने के लिए था कि राजा की प्रतिष्ठा एक देवता की तरह है, यानी उसको देखने से भी लोगों को मन की शांति मिलनी चाहिए। वो ये दिखाने का उसमें था कि भाई ये जो हमारा प्रभाव है या राजा का प्रभाव है आम जनता के अंदर बहुत अच्छा है, और एक तरह से इम्पैक्ट का भी पता चल जाता था कि लोग कितना चाहते हैं उसे। क्योंकि अगर सुबह मॉर्निंग के अंदर ज़्यादा संख्या में लोग जुटते हैं तो इसका मतलब साफ है कि उसके प्रति आम जनता उसे पसंद करती है, उसके प्रति प्रतिष्ठा रखती है, या फिर मान सम्मान उसे देना चाहती है। इसके बाद आगे है
रोल प्लेड बाय वुमेन, ये टॉपिक नंबर 3 रहेगा। ये आपका सेकंड टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी था दरबार के अंदर, इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाती थी। जो डिसिप्लिन तोड़ता था, अगर राजा बाहर से आए हैं तो सभी को खड़े होकर के उनका अभिवादन करना है, सम्मान करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी था। कोई बीच में किसी की बात नहीं काट सकता था। राजा ने अगर कुछ कहा है तो उसको अनुपालन तुरंत हो जाना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ पेट्रस एंड कॉर्टेसिस, इसमें दरबार की नीतियों के बारे में बताया गया है कि नीतियों का अनुपालन बहुत जरूरी था। अगर कोई नीतियों का अनुपालन नहीं करता है या नीतियों के विरुद्ध जाता है तो उसके खिलाफ सख्ती दिखाई जाती थी। फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन में अभिवादन के तरीके बताए गए हैं, जिसमें 2-3 तरीके आपके सामने, सिजदा करना, 4 तस्लीम करना, जमीन बोस। इसके अंदर जो सिजदा है वह साष्टांग प्रणाम होता है, 4 तस्लीम जमीन को 4 बार छूते हुए, अपने हाथ से छूते हुए अपने हृदय या फिर मस्तिष्क से लगाया जाता था। और जमीन बोस है वो जमीन को 4 बार चूमना, यानी एक तरह से ये भी राजा का सम्मान व्यक्त करने के लिए ये तरीका था। और झरोखा दर्शन था, ये अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान स्टार्ट किया था। वह अकबर अपनी बालकनी में सुबह मॉर्निंग के समय पर आता था और आम जनता अपनी शिकायत उनके सामने रख सकती थी। एक तरह से अकबर से मिलने का डायरेक्टली ये एक तरीका था। इसके बाद टॉपिक नंबर 3, रोल प्लेड बाय वुमेन, महिलाओं के द्वारा कौन कौन सी भूमिकाएं उस समय निभाई जाती थी, कितनी ये घरेलू स्तर पे जो भूमिकाओं की, जो निर्वहन की जो भूमिकाएं थी वो कौन कौन सी रही होंगी, वो बताया गया है। तो डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ मुगल्स वाज टर्म्ड एज द हरम, यानी जो घरेलू संसार है या फिर घरेलू दुनिया हम कह सकते हैं कि मुगल दरबार के अंदर जो घरेलू स्तर पे जो दुनिया उनकी सिमटी हुई है उसको हरम बोला जाता है। हरम एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो दासियां हैं या रानियां हैं, यानी महिलाओं का जो निवास कहें हम, या बच्चे हैं या रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार वगैरह हैं, वो सब हरम के अंदर रहते हैं। इसके बाद आगे है 2 काइंड्स ऑफ वाइफ्स, 2 तरह की पत्नियां होती थी। एक पत्नी बेगम, बेगम उसे कहा जाता था जिनका संबंध कुलीन तंत्र से है या अभिजात वर्ग से है या उच्च वर्ग से जिनका रिलेशन रहा है, जो अपनी शादी के समय पर पर्याप्त मात्रा में दहेज लाई है, उसको भी बेगम बोला जाता था। दूसरी है अगा, अगा या अगाचा। अगा महिलाएं वो होती थी जिनकी बैकग्राउंड या जिनका कोई रिलेशन अभिजात वर्ग से नहीं है, कुलीन तंत्र से नहीं है, वे एक सामान्य परिवार से बिलोंग करती हैं, निम्न कास्ट से बिलोंग करती हैं, तो ना ही वो अपने शादी के अंदर दहेज पर्याप्त मात्रा में लाती हैं, तो उनको अगहा का दर्जा दिया जाता है। अगहा बेगम का दर्जा प्राप्त करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है राजा पर। अगर राजा उसको ये दर्जा देना चाहते हैं तो बेगम का दर्जा उसे मिल सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर बेगम, एक राजा की 4 बेगम ऑलरेडी उसके पास हैं तो कोई नई अगहा बेगम का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाएगी। अगर 3 है तो चौथी किसी भी अगहा या अगाचा को बेगम का दर्जा दिया जा सकता था। ये कंडीशन उस समय होती थी। कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उस समय जो आर्थिक संसाधन होते थे उन पे महिलाओं का कितना नियंत्रण था, और आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स में और वास्तुकला से संबंधित जो निर्माण कार्य होते थे उनमें उनका कितना बड़ा योगदान था। इसके अंदर हम 2 महिलाओं का नाम खास तौर पे आएगा। इसमें वैसे तो और भी ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां पर इन्होंने अपनी भूमिकाएं अदा की हैं, जैसे रजिया सुल्तान का नाम आता है पहली सल्तनत में। तो हम यहाँ मुगलों की बात कर रहे हैं तो मुगलों के अंदर शाहजहां की 2 बेटियों का नाम इसमें खास तौर पे आता है। एक का नाम रोशन आरा, दूसरी बेटी का नाम है जहां आरा। ये दोनों ही मनसबदार, जितना एक मनसबदार को सैलरी मिलती थी उतनी सैलरी इनको मिलती थी। इसके अलावा जो जहां आरा है उसने सूरत बंदरगाह के अंदर जितना भी बाहर से माल मंगवाया जाता था, आयात या निर्यात से जितनी भी कमाई होती थी, जो टैक्स कलेक्शन होता था, वो सारा कलेक्शन जहां आरा के पास में आता था। जहां आरा ने काम किया था दिल्ली के अंदर। दिल्ली में एक चांदनी चौक के नाम से जो आज जगह फेमस है, वो जहां आरा ने ही तैयार करवाई थी, यानी उसका डिजाइन, वहां पे बाग बगीचे, वहां जो सड़कें हैं, इस तरह की जो भवन निर्माण शैली है वो सारा उनके द्वारा बनवाया गया था। और इसके अलावा उनका और क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन इन राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, इतिहास लेखन में उनका क्या योगदान है। इसके अंदर गुलबदन बेगम का नाम खास तौर पे आएगा, क्योंकि गुलबदन बेगम ने बाबर के शासनकाल के विषय में अपनी जानकारियां दी जितना उन्हें पता था, और हुमायूं के शासनकाल के विषय में खास तौर पे उन्होंने जानकारी दी। तो सबसे ज्यादा उन्होंने हुमायूं के शासनकाल के विषय में जानकारी दी है, जो कि हुमायूं नामा नाम की पुस्तक के अंदर देखने को मिलती है। ये
गुलबदन बेगम बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी, और इसने उसके बारे में एक तरह से हुमायूं का पूरा ही चरित्र लेखन उसके अंदर कर रखा है। उसने घरेलू स्तर पे जो विवाद की स्थितियां थी, किस तरह का संबंध मुगल साम्राज्य के अंदर वहां आंतरिक क्षेत्र पर होता था, उसके बारे में पूरा डिटेल से बताया है। तो इससे मतलब ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जो कि मुगल साम्राज्य की, जो किसी को भी नहीं पता थी। इसके अंदर हम देखते हैं इसके बाद अगला जो रोल है, रोल ऑफ एल्डरली वुमेन, जिन जो बड़ी उम्र की जो औरतें हैं उनका मतलब क्या रोल रहता था। अगर बेटे में और बाप में यानी प्रिंस और किंग के अंदर आपस में कोई मतभेद हो जाता है तो उनके बीच के मतभेद को सॉल्यूशन करने का काम ये महिलाएं करती थी। इस तरीके से हमारे पास में इस रोल प्लेड ऑफ वुमेन का हमारे सामने एक विवरण तैयार हो जाता है। ये घरेलू स्तर पे जो मुगलों के अंदर जो घरेलू दुनिया कहलाती थी उसे हम कह सकते हैं हरम राजभवन के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जहां सिर्फ महिलाएं, राजभवन की महिलाएं दासियां हों या दास महिलाएं या फिर हम नौकर कहें, महिला नौकर जो हैं वो वहां रहेंगी। इसके अलावा रानियां रहेंगी, रानियां भी कई प्रकार की होती थी, अगाह, अगाचा, बेगम, ये सब वहां पे रहती थी। इसके अलावा दो तरह की पत्नियां थी, बेगम और अगाह और अगाचा, ये मैं बता चुका हूँ। फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट में जहां आरा और रोशन आरा का एग्जाम्पल आपको देना है इसके अंदर। इसमें क्योंकि जहां आरा जितना भी कलेक्शन सूरत बंदरगाह से आता था आयात और निर्यात को लेकर के, उसका सारा ही होल्ड इनके नियंत्रण में था, जहां आरा के नियंत्रण में। रोशन आरा और जहां आरा दोनों मनसबदार जितनी सैलरी उस समय लेती थी। और यहाँ आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट के अंदर योगदान इनका आप बता सकते हो। दिल्ली का जो चांदनी चौक है उसको डिजाइन करने का जो काम था वो सारा ही कंप्लीट जहां आरा के द्वारा किया गया। उससे आगे राइटिंग ऑफ हिस्ट्री के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन क्या बताता है, इसके अंदर गुलबदन बेगम का नाम सबसे पहले लिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने हुमायूं नामा लिखा हुमायूं के बारे में, और मुगलों की घरेलू दुनिया के बारे में बहुत ऐसी बातें मतलब सामने लाई हैं जो कोई और लेखक नहीं ला पाया। रोल ऑफ एल्डरली वुमेन, और जो अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनके योगदान के विषय में बताया गया है कि जो राजा और बेटे के अंदर अगर कोई विवाद की स्थिति पैदा हो जाती थी राजा और राजकुमार के अंदर, तो डेफिनेटली उनके बीच में सॉल्यूशन करने का काम कराती थी। ये आपके 3 टॉपिक सॉल्यूशन होता है। धन्यवाद।